हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के लिए यूपीपीजीटी जो कॉमर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जो आए हैं आपके पेपर्स, उनके क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रही थी। तो जो आप लोग का पेपर चल रहा था 2011 का, जो एग्जाम आप लोग का जून में 2016 में हुआ है, तो वो पेपर मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही थी। तो सिर्फ 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 41 क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। सारे प्रीवियस सेट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ एक लैंग्वेज भी समझ में आती है और ये भी आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 का पेपर मैं पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ, एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, देख लीजिएगा। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें संशोधित लेखांकन माप 3 के अनुसार स्थिर संपत्तियों के क्रय को माना जाता है। अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट स्टेटेड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन फ्लो ऑफ कैश। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पर कि संशोधित लेखांकन माप 3 यानी कि जो AS3 है तो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको 3 जो एक्टिविटी बताई गई हो तो आपको देख कर क्लियर हो गया होगा कि तीनों जो एक्टिविटी है, ये वाली, ये और ये तीनों एक्टिविटी किसमें आती हैं। आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा, तो ये किससे रिलेटेड है, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड हो जाएंगी। रोकड़ प्रवाह विवरण, इससे क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि AS3 जो है वो किससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, तो कैश फ्लो हो जाएगा, या कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछे तो AS3 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी इसमें से एक्टिविटीज हैं, ये 3 एक्टिविटीज आती हैं जिसमें कि जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उसको परचेज को दिखाया जाएगा। तो इसमें किसमें दिखाया जाता है, तो वो हो जाती है आपकी विनियोजन क्रियाएं, इन्वेस्टिंग। जब आप परचेज कर रहे हैं किसी एसेट को, फिक्स्ड एसेट को, तो क्या कर रहे हैं आप, इन्वेस्ट तो कर रहे हैं ना अपने कैपिटल उसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अलग अलग पूछ सकता है, कभी कोई डिविडेंड पूछ लेता है कि डिविडेंड को कहाँ पर दिखाते हैं, टैक्स को कहाँ पर दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से याद होना चाहिए कि उसमें कौन सी चीज कहाँ पर या किस एक्टिविटी में दिखाई जाती है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 3 ही एक्टिविटी होती है, ये एक्टिविटी नहीं आती है। तो ये देखा जाता है इन तीनों एक्टिविटीज से कि इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, तो ये चीज रहती है। और आपको याद होगा तो ये बहुत इजी रहता था, क्योंकि इसमें आंसर पता हो जाता था। वो की ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखी होती थी, आपकी जो बैलेंस शीट है या फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होता था उससे, तो वहाँ पर हमें क्लियर होता था कि आंसर क्या होगा। तो थोड़ा सा जब इसको सॉल्व करते थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, तो ईजी रहता था ये। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडिशन इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ अबव। क्या क्वेश्चन है कि जो रोकड़ प्रवाह विवरण है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, किससे प्रिपेयर किया जाता है। तो जैसे कि अभी मैंने आप लोग को ये बताया ही कि क्या जो हमें आप ओपनिंग और क्लोजिंग पता चल जाती है, तो कैसे पता चल जाती है, उसके लिए आपकी बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो एडिशनल भी दे रखी होती है, साथ में बैलेंस शीट भी चाहिए होती, क्योंकि मेनली जो स्टेटमेंट ये सब बनाए जाते हैं जब आपका अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा वो एंड हो चुका है, सारे अकाउंट्स हमारे बन चुके हैं, इस सब हमने तैयार कर लिया। उसके बाद इंटरप्रिटेशन की हमें जरूरत पड़ रही, निर्वचन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जो बंद होता है मैनेजमेंट है, तो वो जब एनालिसिस करता है तो वहां पे ये स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये तीनों ही जो चीजें दे रखी है उनकी आवश्यकता पड़ती है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में। तो एक आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप लागत विधि में सन्निहित है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स फिक्सेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, सेटिंग ऑफ बजटेड कॉस्ट, रिड्यूसिंग लॉसेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो माप लागत विधि होती है, तो माप लागत क्या होगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इसमें रहता है कि जैसे सपोज कर लीजिए आपने सोचा कि कोई एक यूनिट है, सोचा कि यहाँ पर बहुत से रिसर्च की जाती है, देखा जाता है, अलग अलग तरह के आंकड़े डाटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि जैसे एक यूनिट को बनाने में हमारे 10 रुपए लगेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपने एक्चुअल में बनाई वो यूनिट, तो हो सकता है कि वो यूनिट बनाने में आपको 9 ही रुपए आए हों, या हो सकता है वो यूनिट बनाने में आपको कितने लग जाए, 11 रुपए भी लग जाए। तो ये आपने एक ये स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि ये 10 रुपए लगने चाहिए उस यूनिट को बनाने में।
तो यहाँ पर अगर आपने इससे कम में बना ली तो 1 रुपया क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 रुपया बच गया, तो ये 1 रुपया क्या हो जाएगा, वो आपकी क्या है, आपका इतना अच्छा कंट्रोल था या आप इतने एफिशिएंट तरीके से आपने काम किया था कि आपके पैसे और बच गए, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही एक्स्ट्रा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 1 रुपया ज्यादा लग गया, इस वाले पॉइंट पर 1 रुपया ज्यादा लग गया, तो मतलब क्या है कि आपको कंट्रोल की जरूरत है, आपको अपनी लागतों पर नियंत्रण करना है कि लागतें आपकी ज्यादा जा रही हैं, जिससे कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एक तरह समझिए लाभ भी हो जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। अब क्वेश्चन जो आपका क्या कह रहा है कि इस विधि में क्या इन्वॉल्व रहता है कि अनुमानित लागत नियत करना, प्राप्त लागत का निर्धारण करना, बजटीय लागत तय करना या फिर हानियों को कम करना। तो अभी मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया क्या हो जाता है इसमें, माप लागत का निर्धारण करना। डिटरमाइन किया जाता है कि किसी भी चीज को बनाने में एक कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, मतलब जिस भी तरह का आपका बिजनेस होगा या कुछ भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, तो वो हो जाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, या फिर ये कह सकते हैं ये विधि जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाता है। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इज डन एज पर AS 14, 20, 16, 12। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे जहां पर आपसे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड पूछा जाएगा, कोई भी चीज दे रखी होगी ये पूछा जाएगा किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जैसे पूछा है जो एकीकरण है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसमें आ जाता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज से रिलेटेड पूछ सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि AS 20 किस में आएगा, तो ये हो जाता है EPS से रिलेटेड। EPS क्या हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर हो जाता है। और AS 16 और AS 12 किससे रिलेटेड है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये दोनों किससे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आंतरिक पुनर्निर्माण में इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नो कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, ओनली वन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, 2 or more companies are liquidation, 1 or more companies goes इनटू लिक्विडेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंतरिक पुनर्निर्माण जब होता है तो जब रिकंस्ट्रक्शन की बात की जाती है तो इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह का होता है। तो जब इंटरनल होता है, आंतरिक पुनर्निर्माण हो रहा होता है, तो वहां पर कोई भी कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता, मीन्स कोई भी कंपनी समापन में नहीं जाती, यानी कि कंपनी समाप्त नहीं होती है, बल्कि कंपनी के अंदर ही क्या रहता है, बहुत सी चीजों को उसमें चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि अगर 10 रुपये वाला अंश है तो 100 रुपये वाला अंश किया जा सकता है, आपस में स्टॉक में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, या अंशों को ऋणपत्रों में या ऋणपत्रों को अंशों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें की जाती हैं, ना कि कोई भी कंपनी समाप्त होती है, समापन में जाती है, ना ही कोई नई कंपनी बनती है। तो क्वेश्चन में जो आपको पूछ रहा था कि आंतरिक पुनर्निर्माण में क्या रहता है, तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी समापन में नहीं जाती है। जब हम बात करते हैं एकीकरण की, तो एकीकरण में होता है कि दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर कोई एक नई कंपनी बना लेती हैं। तो जो दोनों कंपनियां होती हैं वो, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पर कि A और B ये दो कंपनियां हैं, अब ये दोनों कंपनियां अगर एकीकृत हो जाती हैं तो ये दोनों कंपनियां लिक्विडेशन में चली जाएंगी और मिलकर एक नई कंपनी C बना लेगी। तो ये आपका हो जाता है एकीकरण करना। या फिर जो स्थान से होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्रय कर लेती है, तो जो क्रय कर रही है कंपनी परचेज कर रही है, जैसे कि अगर हम बात करें A और B दो कंपनियां हैं, अगर A जो है B को परचेज कर लेती है तो B का क्या हो जाएगा, ये आपकी लिक्विडेशन में चली जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी और एक नई कंपनी ये वाली बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर इंटरनल आपका हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पर कोई भी कंपनी समाप्त नहीं होती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणपत्र का निर्गमन है, इशू ऑफ डिबेंचर इज एप्लीकेशन ऑफ कैश, सोर्स ऑफ कैश, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋणपत्र का निर्गमन क्या हो जाता है कि जब भी हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, रोकड़ का प्रयोग कर रहे होंगे, वो स्रोत है, या फिर एक लाभ की तरह संचालन तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऋणपत्र हैं आप डेली या ये कह सकते हैं कि हर फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं निर्मित कर रहे हैं, ना चेंज हो रहे हैं। तो संचालन से वही चीजें या वही लाभ हमें मिलता है जो रिपीटेड होता है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा होता है। जैसे कि अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहां पर जो भी गुड्स होंगे उनको आप सेल करते रहेंगे लगातार, कंटिन्यूअसली वो काम होता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, तो वो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन यहाँ पर ऋणपत्रों का जो निर्माण हो रहा है, तो हम वहाँ पर ऋणपत्र निर्मित कर रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं, उसके बदले में हमें कैश मिल रहा है, रोकड़ मिल रही है, तो ये रोकड़ का स्रोत हो जाएंगे, सोर्स ऑफ कैश में आएगा।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप इनका रिडेम्पशन करेंगे तो का प्रयोग कब होगा, एप्लीकेशन कब होगा, जब आप रिडेम्पशन करते हैं, जो डिबेंचर्स होंगे उनका शोधन किया जाता है, तब हो जाता है वो रोकड़ का प्रयोग, कहाँ से कहेंगे। उससे पहले अगर आपको मिल रही है या आपने कोई निर्मित किया है, इशू करा है, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डिबेंचर हो, दोनों में ही वो सोर्स होते हैं। ये आपने लगाया बनाया जब होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो वहां पर ये आपने देखा होगा एप्लीकेशन और सोर्सेज दो साइड बनते हैं, तो वहां पर सोर्सेज के साइड में इसको दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय शब्द में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित है। इनकम इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसीप्ट्स, स्टेटरी, इलीगल, लीगल प्लस स्टेटरी, बोथ, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इनकम शब्द है उसमें किस तरह की रिसिप्ट को दिखाया जाता है, वैधानिक, अवैधानिक, वैधानिक और अवैधानिक दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनकम की, तो इनकम में इनकम आपकी जिस भी तरह की हो, चाहे वो लीगल तरीके से हो या इलीगली हो, लेकिन वहाँ पर टैक्स आपको दोनों पर ही देना पड़ता है। तो इस वजह से यानी कि जब बात टैक्स देने की आएगी तो सब में सभी तरह के इनकम को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर वैधानिक और अवैधानिक दोनों ही आ जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये किसमें बताया गया है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अकॉर्डिंग, कि इनकम में, आय में दोनों ही तरह की प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होगा। शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी टैक्सेबल, टैक्स एग्जेम्प्टेड, पार्शली एग्जेम्प्टेड, 20% एग्जेम्प्टेड। साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग क्या होता है, कर मुक्त होता है, कर योग्य होता है, आंशिक कर मुक्त होता है, या फिर 20% कर मुक्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा कि क्या कह रहा है। यहाँ पर ये पूछा है कि साझेदारी फर्म, जो एक पार्टनरशिप फर्म बनाई गई है, उस फर्म में एक जो पार्टनर है उसका, जैसे कि एक फर्म है तो समझ लीजिए ये 3 पार्टनर है ABC। अब ABC को जो इसमें से हिस्सा मिल रहा है, वो जो हिस्सा होता है A के लिए या B के लिए या फिर C के लिए, वो क्या हो जाएगा, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, उसे वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता, तो कर मुक्त हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि साझेदार जो होंगे, साझेदार को जो फर्म से जो हिस्सा मिल रहा है वो क्या होता है, वो कर मुक्त होता है। क्यों कर मुक्त होता है, क्योंकि ऑलरेडी साझेदारी फर्म की इनकम पर टैक्स लग चुका होता है, वो टैक्स पे कर चुकी होती है, इसलिए जो हिस्सा मिल रहा होता है वो कर मुक्त होता है। अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और कर योग्य लगा देते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। जो आपकी कर मुक्त इनकम जो सेक्शन 10 में दे रखी है, उसमें अगर देखिएगा तो आपको मिलेगा वो हिस्सा जो होता है वो कर मुक्त होता है। किससे, किस धारा में, धारा 10 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय नागरिक जो रोजगार हेतु विदेश चला जाता है, उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम कितने दिन ठहरना होगा। A citizen of India who goes abroad for the purpose of employment must stay in India to become resident at least for 82 days, 90 days, 60 days, 180 days। अभी आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी पर्पस यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट से, जैसे कि एक व्यक्ति है, ए विदेश चला गया है, वहां पर जाकर के ये क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी में ये नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए जो है, वैसे तो ये निवासी भारत के हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है सिटीजन होना, एक होता है रेजिडेंट होना। सिटीजन मतलब कि नागरिकता कहा जाता है और रेजिडेंट हो जाता है निवासी। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान में रखिएगा। जो नागरिकता होती है, तो नागरिक तो जैसे कि कोई भारत का है रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति रेजिडेंट भी हो, निवासी भी हो, किसी कर निर्धारण वर्ष में, किसी जो आपका असेसमेंट होता है उसमें। जब तक कोई व्यक्ति रेजिडेंट नहीं होगा, उसकी इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पर इस चीज ध्यान में रखिएगा, ए है तो ये भारत के निवासी नागरिक हैं ये भारत के, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये निवासी भी हों। तो निवासी अगर होंगे तभी इनकी इनकम पर टैक्स लगेगा, और कौन कौन सी इनकम इसमें शामिल की जाएगी ये चीज देखी जाती है। अब जो कह रहा है कि उनको भारत में निवासी होने के लिए क्या होना चाहिए, कितने दिन भारत में रहना चाहिए, तो इसके लिए आपकी 2 तरह की कंडीशंस दे रखी हैं। एक हो जाती है यहाँ पर बेसिक कंडीशन, आधारभूत शर्तें जिसे कहा जाता है बेसिक कंडीशनल, और दूसरी हो जाती है एडिशनल कंडीशन। ये आपकी 2 तरह की कंडीशंस दे रखी हैं। तो बेसिक में जो आधारभूत है उसमें एक आपकी जो शर्त हो जाती है 182 डेज की होती है, कि कम से कम उन्हें भारत में 182 दिन रहना है,
गत वर्ष में, तभी वो क्या माने जाएंगे, भारत में निवासी माने जाते हैं। और दूसरी क्या शर्त हो जाती है, दो शर्तें रहती हैं, एक होगी 182 डेज की और दूसरी जो शर्त हो जाती है आधारभूत, वो हो जाती है कि कम से कम वो किसी गत वर्ष में भारत में 60 दिन रहा हो और इससे पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष भारत में रहा हो, ये शर्त हो जाती है। इसे पूरा करने पर ही वो भारत में निवासी माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 182 डेज, 60 डेज नहीं होगा, क्योंकि 60 डेज के साथ एक और लगी हुई है शर्त की साथ में उससे पिछले के 4 गत वर्षों में वो कम से कम 1 साल भारत में रहे हो, 365 दिन रहे हो, तब ये वाली शर्त आएगी। पहले आपकी जो शर्त आएगी, पहली आधारभूत शर्त, वो आपकी 182 डेज की होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The agricultural income is exempt under the following section of IT Act. कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है। सेक्शन 50, सेक्शन 6, सेक्शन 10, सेक्शन 10 से सेक्शन 1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आयकर अधिनियम है उसमें जो कृषि आय होती है वो किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त है। एक चीज तो उन्होंने बता दी कि टैक्स फ्री होती है, लेकिन कौन सा सेक्शन में टैक्स फ्री होती है, तो वो आपकी कौन सा सेक्शन हो जाता है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। सिर्फ सेक्शन 10 नहीं लगा देना है। अगर यहाँ पर आपकी ये सब सेक्शन नहीं दे रखी होती, यहाँ पर कुछ और लिख देता, 12 लिख देता, 13 लिख देता, तो आपका आंसर ये होता, लेकिन यहाँ पर सब सेक्शन बताया है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंग्लैंड में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है, कर योग्य है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल फॉर रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या फिर अबव ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने जो आपको समझाया था कि निवासी जो होता है, तो क्या शर्तें जो थी अभी मैंने बताई आपको, उसी के बेसिस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो होते हैं रेजिडेंट उनको, एक हो जाता है साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा हो जाता है आपका नॉट ऑर्डिनरी और तीसरा हो जाता है नॉन रेजिडेंट। तो इनके लिए वही शर्तें होती है, उसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि वो क्या है। उसके बाद ये देखा जाता है कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे कहा है कि इंग्लैंड में व्यापार से उनको आय मिली है जो कि भारत से नियंत्रित था। तो अगर कोई भी बिजनेस ऐसा है जो कि भारत से नियंत्रित है, तो वहाँ पर भारत से कंट्रोल्ड है, तो इसलिए जो निवासी है और असाधारण निवासी है, इन दोनों को ही उस पर टैक्स देना होगा। निवासी को तो लगभग हर तरह की जो आय होती है उस पर टैक्स देना ही पड़ता है। जो असाधारण निवासी होता है वो भारत से कंट्रोल, इंडिया से जो जनरेटेड इनकम होती है उस पर वो टैक्स देता है। लेकिन जो अनिवासी है वो सिर्फ वही इनकम पर टैक्स देता है जो कि इंडिया में उसे मिली हो, इंडिया में ही नियंत्रित हो, इंडिया से ही उसे मिली हुई हो, किसी भी विदेशी आय पर वो कर नहीं चुकाता है। यहाँ पर ये ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन जरूर आता है। न्यूमेरिकल बना के भी कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी आपका ये थ्योरी में ही आता है। तो 2021 के पेपर जो हुआ था उसमें न्यूमेरिकल में दिया था इस क्वेश्चन को, और इस पेपर में थ्योरी में दिया हुआ है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास की दर है। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन इंटेंगिबल एसेट इज 20%, 25%, 30%, 50%। तो यहाँ पर इंटेंगिबल एसेट यानी अमूर्त संपत्ति ऐसी एसेट जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्या हो जाएंगी, तो ऐसी एसेट जो होती है वो आपकी ट्रेडमार्क हो जाती है, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट एक्चुअल में है। कॉपीराइट हो जाता है। इसी तरह की जो एसेट्स होती हैं ये आपकी टैंगेबल एसेट कहलाती हैं। तो अगर हम बात करें कि इस पर कितने परसेंट जो होता है वो डिप्रिसिएशन लगता है, ह्रास लगता है, तो कितने परसेंट होगा, 25% हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुडविल भी आती है इसमें, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट ट्रेडमार्क लिखा हो सकता है, गुडविल पूछ सकता है, कॉपीराइट। तो आपको लगेगा कि इस पर तो वो डिप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, उस पर भी डिप्रिसिएशन लगता है, 25% की दर से लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंधकीय नियंत्रण हेतु किसका तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ व्हाट इज एसेंशियल फॉर मैनेजरियल कंट्रोल, परचेज, सेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैनेजरियल कंट्रोल करने के लिए किसका तुलनात्मक अध्ययन यानी प्रबंधकीय नियंत्रण किया जा सके, इसके लिए किस चीज का अध्ययन करना, स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे तीनों ही चीजें आ जाएंगी। परचेज सेल सही से हो रही नहीं हो रही है,
क्या हमारी जो IT टेक्नोलॉजी है वो सही ढंग से हमें दे पा रही है सूचना है कि नहीं, क्योंकि सही समय पर सही सूचना मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फॉर्मेशन हमें देर से मिले, जैसे आपका एग्जाम की जो डेट है आपको नहीं पता चल पाए, बाद में पता चले एग्जाम हो गया, तो क्या वो मतलब है? नहीं होगा। या आपको बिल्कुल एग्जाम के 3-4 दिन पहले पता चले कि 3-4 दिन बाद आपका पेपर है, तो क्या इतनी जल्दी आप तैयारी कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कि आपको पहले से आइडिया लग रहा है कि हाँ जनवरी तक एग्जाम होने की संभावनाएं आ रही हैं कि हो सकता है, तो अपनी तैयारी पूरी रखिए। कब होगा एग्जैक्टली ये तो देखिए कोई नहीं बता सकता है, गवर्नमेंट की बात है कि कब होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी रख सकते हैं, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। हम अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें, क्योंकि कॉमर्स की सीट्स कम रहती है तो कंपटीशन ज्यादा रहता है। तो तैयारी जितनी अच्छी रख सकते हैं रखिए। डेली 2-3 घंटे आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं, तो पढ़िए। और अलग अलग स्टेट्स में आ रही है वैकेंसीज, तो उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं साथ में ही आप। तो वहाँ पर आपकी जो भी ये तैयारी है, या LT ग्रेड की अगर आ रही है, जैसे लेक्चरर की आ रही, तो ये सब वहाँ पर भी आपकी उतनी ही तैयारी काम आएगी। और इतना समझ लीजिए जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड होते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो इस वजह से ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंधकीय नियंत्रण कलात्मक अध्ययन किस लिए आवश्यक होता है, तो इन सभी चीजों के लिए आवश्यक है। लागत के लिए भी, सूचना प्रणाली के लिए, क्रय विक्रय का अध्ययन, इन सबका अध्ययन करना चाहिए, तभी हम अच्छे से अपने डिसीजंस को ले पाएंगे। एक मैनेजमेंट के अगर नजरिए से देखें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, मैनेजरियल कंट्रोल इज डन बाय लोअर लेवल मैनेजर्स, बाय मिडिल लेवल मैनेजर्स, बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, या फिर बाय ऑल लेवल मैनेजर्स। तो क्वेश्चन क्या है, जो प्रबंधकीय नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, कुछ लोग उसमें कहते हैं कि नहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है, लेकिन अगर हम ढंग से देखें तो जो कंट्रोल का काम है वो तीनों ही लेवल पे किया जाता है मैनेजमेंट के। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, बाय ऑल लेवल मैनेजर्स, की हर लेवल के जो मैनेजर होता है वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, उन पर कंट्रोल करते ही हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व की एक्स तथा वाई विचारधारा का प्रतिपादन किया है। एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ लीडरशिप हैज बीन propounded बाय रीड ने, बर्नार्ड ने, मैकग्रेगर ने, टेरी ने। किसने किया है? तो यहाँ पर एक्स और वाई जो विचारधारा थी इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो इनको प्रतिपादित किया गया था मैकग्रेगर के द्वारा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक अलग पेज पर लिख लीजिए सारी विचारधारा है, उनको अच्छे से समझ लीजिए। तो उन्होंने दो थ्योरी जो अलग अलग दी थी, तो एक में माना था कि जो व्यक्ति होता है वो काम करना चाहता है और वो काम करने के लिए प्रेरित होता है, और दूसरे में उन्होंने माना था कि जो व्यक्ति होता है वो काम नहीं करना चाहता है, गतिशील नहीं है, और उसको क्या है अच्छे अवसर दिए जाए जिससे कि वो प्रेरित हो सके। तो ये दो विचारधाराएं थी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम अनुशासन होता है, मैक्सिमम डिसिप्लिन एक्सिस्ट इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर डिसिप्लिन की बात हो रही है कि अधिकतम अनुशासन जो होता है वो कहाँ पर होता है। तो अधिकतम अनुशासन जो होता है वो आपका रेखा संगठन में ज्यादा होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो रेखा संगठन में क्या रहता है कि हर स्तर पे जो व्यक्ति होते हैं तो उनको कंट्रोल करने वाला, उनको आदेश देने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, बाकी लोग कोई भी आदेश नहीं दे रहे होते, एक ही व्यक्ति आदेश दे रहा होता है। तो वो आपका क्या हो जाता है? रेखा संगठन होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। रेखा एवं कर्मचारी संगठन जो होता है इसमें क्या रहता है, इसमें विशेषज्ञ भी होते हैं जो कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं तो सहयोग देते हैं, बताने का काम भी करते हैं, सलाह भी देते हैं, उसमें वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो आदेश जो होते हैं वो कईयों के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जो रेखा संगठन होता है उसमें सिर्फ आदेश एक व्यक्ति से मिलता है, तो वहाँ पर ज्यादा डिसिप्लिन होता है, ज्यादा अनुशासन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारार्पण किया जा सकता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, नन ऑफ दिस। कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारार्पण है, भारार्पण का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है किसी को कुछ देना। तो यहाँ पर क्या चीज ऐसी है जिसे कि दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है? तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला भी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन 2021 में भी आपके आया हुआ है। तो इसमें क्या रहता है कि आप अधिकार का किसी को अथॉरिटी दे सकते हैं, आप किसी का अपना उत्तरदायित्व यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको किसी ने कोई काम करने को दिया है कि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको उसे जवाब देना है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकते कि नहीं मैं नहीं, दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए।
आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर कोई राइट मिले तो आप अपना राइट किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अपनी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते कि कोई आपके बिहाफ पर जवाब देगा। नहीं, आपको जो चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कोई जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, तो उसका जवाब भी आपको ही देना होगा। लेकिन कोई राइट है, कोई अधिकार आपको दिया गया, तो आप चाहें तो आप अपना अधिकार छोड़ सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अधिकारों का होता है, अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है। एक आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, इसी में छुपा हुआ ये भी रहता है कि आपने किसी को अपना अधिकार दे दिया कुछ करने का, लेकिन वहां पर आपकी जो उत्तरदायित्व वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं चला गया। जिस व्यक्ति ने भी आपको कोई कार्य करने को कहा था और आपको उसके लिए कुछ भी राइट्स दिए थे, कुछ अथॉरिटी दी थी, तो वहां पर आपको अधिकार मिल गया, आपने अधिकार तो दूसरे को दे दिया, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो आपसे ही जवाब मांगेगा क्योंकि उस व्यक्ति ने काम करने के लिए आपसे ही कहा था, इसलिए वो जवाब भी आपसे मांगेगा और आपकी ही जिम्मेदारी बनेगी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है क्रिएट कि अगर अधिकार गया तो दायित्व भी तो चला गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है? Which of the following type is not included in classification of flow? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, नॉन वर्बल। कौन सा क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा विभाजन है जो प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? लंबवत, क्षैतिज, आरेखी, अशाब्दिक। नाम से क्लियर हो रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर लंबवत भी होगा, क्षैतिज भी होगा, आरेखी भी होगा, क्या नहीं होगा? अशाब्दिक नहीं होगा, नॉन वर्बल नहीं होगा। कि नॉन वर्बल और वर्बल क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, कंप्रेशन होता है, ना कि जो फ्लो होता है वो होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। वर्टिकल भी होगा, लंबवत भी होता है, क्षैतिज भी होता है और आरेखी भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संप्रेषण का आदर्श सिद्धांत है द आइडियल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज लिबरल कम्युनिकेशन थ्योरी, वैदिक कम्युनिकेशन थ्योरी, चाइनीज कम्युनिकेशन थ्योरी, इस्लामिक कम्युनिकेशन थ्योरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदर्श सिद्धांत कौन सा है? उदार संप्रेषण सिद्धांत, वैदिक, चाइनीज या फिर इस्लामिक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उदार जो होता है उसे आदर्श माना जाता है, जो लिबरल कम्युनिकेशन थ्योरी है उसे माना जाता है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में विचारों का जो उनके संदेश हैं, मैसेजेस हैं, थॉट्स हैं उनका, या फिर कोई तर्क है उनका एक्सचेंज कर रहे होते हैं, आदान प्रदान होता है, तो वहां पर उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके लिए क्या होता है? एक सेंडर होना चाहिए कि कोई व्यक्ति मैसेज देना चाह रहा है तो व्यक्ति सेंडर हो जाएगा। मैसेज होना चाहिए यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि दूसरा व्यक्ति देना चाहता है किसी को। इसके बाद आपका सेंडर के बाद मीडियम होता है कि किस मीडियम से वो दी जा रही है। इसे थोड़ा सा और भी डिटेल में कर सकते हैं, वैसे तो अलग अलग तरह से इसको जो है डिफाइन किया गया है। उसके बाद क्या होता है? रिसीवर होना चाहिए जो कि इस मैसेज को रिसीव करेगा, क्योंकि अगर रिसीवर नहीं होगा तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाता है। रिसीवर होगा और उसके बाद क्या हो जाता है? फीडबैक, यानी कि प्रति पुष्टि हो जाएगा, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं दिया जा रहा है किसी चीज का तो संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं माना जाता। अब इसी में इनकोडिंग डिकोडिंग भी डाल दिया जाता है कि यहाँ पर इनकोड किया जाएगा, यहाँ पर डिकोड किया जाता है। तो चाहे तो 5 में भी बनता है, 7 का भी बनता है, तो अलग अलग तरह से होता है। यहाँ पर समझाने के लिए सिर्फ मैंने आपको लिखा है सेंडर जो कि कोई मैसेज देना चाह रहा है, मैसेज जो कि सूचना दी जाएगी, मीडियम किस तरह से दिया जा रहा है, रिसीवर जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है, ले रहा है, और फीडबैक जैसे कि आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, जो डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है मैसेज है आपका, मीडियम यहाँ पर यूट्यूब रहेगा, रिसीवर आप लोग रिसीव कर रहे हो उस चीज को, और फीडबैक जब आप लोग कमेंट देते हैं या फिर लाइक करते हैं तो वो मेरे लिए फीडबैक की तरह होता है। तो जरूर फीडबैक दिया करिए, सभी बच्चे कमेंट जरूर किया करिए और लाइक भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाट शब्दों में ओ का आशय है इन टर्म स्वाट, मीनिंग ऑफ ओ इज ऑर्गेनाइजेशन, अपॉर्चुनिटीज, ओनर, कम्युनिकेशन। तो स्वाट जो है अगर हम इसको अलग अलग लिखें सारे वर्ड्स को तो SWOT, एस पर हो जाता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? जो आप शक्तियां होती हैं, शक्तियों को स्ट्रेंथ कहा जाता है कि एक बिजनेस है उसकी क्या शक्तियां हैं, वो जानता है कि वो क्या कर सकता है, पावर्स क्या है उसके पास। W पर हो जाता है, W से आपका यहाँ पर हो जाता है वीकनेस। वीकनेस क्या हो जाएगी कि क्या एक तरह से कमजोरियां क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति की बात करें या किसी बिजनेस की बात करें, कुछ उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, कुछ उसकी कमजोरियां होती हैं। तो W से क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाता है।
अच्छा, ये दोनों ही पॉइंट क्या है, ये आपके इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है, आंतरिक पर्यावरण है, उससे जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है, डिटेल को अच्छे से समझा कर एक्सप्लेनेशन को क्वेश्चन ये भी बनता है क्योंकि क्या उसकी स्ट्रेंथ है और उसको मजबूत कर सकता है, वीकनेस को भी वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये दोनों ही क्या है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट से जुड़े हैं। और ओ फॉर क्या हो जाता है, ओ फॉर होता है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाएंगी, यानी कि जो उसके पास अवसर होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं उसकी, कि क्या क्या उसको मार्केट से, गवर्नमेंट से, अलग अलग तरह से क्या क्या उसको मार्केट में अवसर मिल पा रहे हैं। और लास्ट वाला हो जाता है टी से हो जाता है आपका थ्रेड। थ्रेड मतलब हो जाता है क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि मार्केट चेंज होता रहता है, तो इस वजह से चुनौतियां भी उतनी ही ज्यादा हैं मार्केट में, क्योंकि चीजें बदलती जा रही हैं लगातार। तो आपका थ्रेड मीन्स चुनौतियां हो जाएंगी। और ये दो पॉइंट जो है ये आपके किससे रिलेटेड है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहरी वातावरण है। अवसर वो बना नहीं सकता, मिलेंगे उसे, जो चुनौतियां हैं उसका उसे सामना करना ही करना है। अगर कोई कंपटीटर आ गया है तो उसका सामना करना ही है, कहीं वो भागकर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ये हो जाएगा इंटरनल एनवायरनमेंट। अब आप आते हैं क्वेश्चन पर, ओ से क्या पूछा था, तो ओ से क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज, अवसर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप इससे आपको कई एक आंसर क्लियर हो गए हो। इन चारों में से कोई भी पॉइंट पूछ सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे से जो 61 क्वेश्चन है वहां से सॉल्व करेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझे होंगे। कितने क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर पाए हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।